हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूएल हस्बैंड सीजन 2 एपिसोड 15। कहानी का टाइटल है पुरानी मील। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही हो और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर कीजिए। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आराध्या दिवाकर जी को जाते देखते ही रह गई। जैसे ही वो ओझल हुए, आराध्या ने खाने की ओर देखा और नम आंखों से खाना खाने लगी। दिवाकर जी अंदर जाकर सोफे पर बैठे और राधे वही हॉल में था। वो उनके पास चला आया और बोला, मालिक कुछ चाहिए? दिवाकर जी, नहीं राधे। राधे बाहर की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने खा लिया खाना? दिवाकर जी, खा रही है, खा लेगी, थोड़ा ज़्यादा, जितना भी पर खा लेगी। तभी राधे दिवाकर जी के पास टेबल के करीब बैठते हुए बोला, एक बात समझ में ना आई मालिक, आप पहले कह रहे थे ये लड़की रणविजय बाबा को बदल देगी, किस्मत ने मिलाया है इनको तो वो उन्हें जीना सिखा देगी, सुधार कर देगी, ये सब कहा आपने, और अभी आप बाहर कह कर आए हैं कि खाओगी नहीं तो यहाँ से भाग कैसे पाओगी, ताकत आएगी तभी तो लड़ पाओगी। आप उस लड़की को यहाँ रखना भी चाहते हो और रणविजय बाबा के लिए, और उन्हें यहाँ से जाने की राह भी दिखाते हो। ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा कहते ही उसने अपना सिर झुका लिया। ये सुनते ही दिवाकर जी मुस्कुरा दिए और बोले, वो तो मैंने यूं ही कहा ताकि वो खाना खा ले। राधे, उस लड़की का यहाँ रहना या ना रहना ये सब तुम्हारे रणविजय बाबा के हाथ में है, और ये तो तुम भी जानते हो। अब आसान नहीं है यहाँ से निकल पाना। हम निकाल भी दें तो वो खुद जाए यहाँ से, हम निकाल दे या वो खुद जाए यहाँ से, निकल कर वो उसे वापस ले आएगा। आराध्या ने थोड़ा खाना खाया और झूले से उठकर वापस मेन गेट वाली साइड पे चली गई और सोचते हुए खुद से बोली, बस एक बार यहाँ से निकल जाए, फिर तो यहाँ वापस आने से रहे। यहाँ से निकल कर हम सीधा अहम के बारे में पता लगाना चाहते हैं, पता नहीं कहाँ है, कैसा है। वह काफी परेशान होने लगी। एक पुरानी मिल जिसमें थोड़ी बहुत सी लाइट थी, बाकी चारों ओर रात का घना अंधेरा फैला हुआ था। उस मध्यम सी रोशनी के बीच 5-6 गुंडे टाइप आदमी एक शख्स को घेरे में लगाकर खड़े हुए थे, जो घुटनों के बल जमीन पर बैठा था, जिसके हाथ पैर मुंह सब जगह रस्सियों से बंधे हुए थे और वह अपना सिर झुकाए दर्द से करहार रहा था। तभी वहां मौजूद एक आदमी का फोन बजा, जो शायद उन गुंडों के ग्रुप का हेड था। उसने सबको शांत रहने का इशारा किया और फोन रिसीव करते हुए बोला, जी साहब, थोड़ी सी बात कर। उसने तुरंत ही फोन काट के जेब में रख दिया। अपने साथियों से बोला, शुरू हो जाओ, ऑर्डर आ गया है इसे फिर से खुराक देने का। ये सुनते ही रस्सियों से बंधे शख्स ने पट से अपना सिर ऊपर किया और आ की आवाजें निकालने लगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था और वह अपना सर तक हिला नहीं सकता था, जिसकी आंखों में बेबसी, आंसू, दर्द सब दिखाई पड़ रहा था। सबने उसकी ओर देखा। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे वीरू भाई, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और अब फिर से? हाँ, तो हमें यही करने के लिए पैसे मिलते हैं। अगर जान प्यारी है ना तो लग जाओ बेटा काम पर, वरना इसकी जगह तुमको बिठा के हमको एक पल भी देरी न लगेगी। वीरू घुसियाते हुए बोलता है, माफ करना भाई, वो आदमी कहता है। और फिर वीरू के तुरंत इशारा पाते ही सबने डंडे उठाए और उस शख्स को डंडों से पीटने लगे। मुंह कितनी जोर से बंधा हुआ था
की चीखने चिल्लाने की आवाजें भी उस शख्स की दबा दी गई थी। बस रुक जाओ, मरना नहीं चाहिए इसे, जिंदा रखना है इसे। अभी धीरू भाई के कहने पर जैसे ही धीरू ने ये सारी बातें कही, तभी वे सब रुक गए और वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। वो शख्स पूरी तरीके से बेहोश हो गए, जमीन पर गिर पड़ा और वीरू ने पानी से भरा जग टेबल से उठाया और उस शख्स के मुंह पर जोर से दे मारा। वो होश में आ गया, पर उसकी आंखें अभी भी बंद थी, जो उसने बेहिसाब दर्द सहन करने के लिए भींच रखी थी। वीरू उसके पास नीचे बैठा और अपने हाथों में उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा उठाया, कहा, अरे होश में रहेगा तभी तो पता चलेगा दर्द का, जो तुझे देने के लिए हम सब इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए हमें ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं। अगर तू ऐसे बेहोश हो जाएगा और तुझे एहसास ही नहीं होगा तो इन सब का क्या फायदा? हमारी रोटी छीन जाएगी तेरी वजह से। तो हम अपनी दाल रोटी खाने वाले इस समय जो पनीर खा रहे हैं उसका क्या होगा? ऐसा बोलते हुए अपने साथियों के साथ हंसने लगा। अरे हाँ भाई, सही बोला, कहते हैं सब आदमी भी धीरू के साथ हंस पड़े। वीरू ने उस शख्स को झटके से छोड़ा और नीचे से उठते हुए बोला, अरे चल रे, खाना लगा, इतना तो खुराक दे दिया, अब हम भी थोड़ी पेट पूजा कर लें। पेट में चूहों ने बिल्कुल भगदड़ मचा रखी है, और हाँ ध्यान रखना इसका, न तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। देखना जरा ये सो ना पाए। जमीन पर पड़े उस शख्स की ओर देखते हुए दर्द से सिसक रहा था वो आदमी उसकी निगरानी के लिए वहां रुक गए और बाकी वीरू के साथ चले गए। रणविजय अपने कैबिन में चेयर पर बैठा था, तभी वहां नितिन आ गया। नितिन ने डोर नॉक करते हुए कहा, अंदर आ जाऊं? मना करूंगा तो क्या नहीं आएगा? रणविजय बिना उसकी तरफ देखते ही बोलता है। नितिन अंदर आते हुए, अब दरवाजे तक आकर क्या वापस जाना? आया हूं तो अंदर, तो वैसे भी घर क्यों नहीं गए तुम? रणविजय नितिन को देखते हुए, जवाब पता होते हुए भी सवाल करना जरूरी है। नितिन रणविजय के पास वाली चेयर पर बैठते हुए, हाँ, क्योंकि आज तू आधा घंटा लेट है, देख 11 बजने वाले हैं। रणविजय ने नितिन का हाथ साइड किया और चेयर से उठकर जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। ऐसे ही मन नहीं था, देर रात तक ही मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। नितिन उठकर रणविजय की ओर गया, उसके पास दीवार से लगकर हाथ बांधकर खड़ा होते हुए बोला, कमाल की बात है ना, कोई दूसरा भी हमें दर्द दे जाता है और हम खुद को भी दर्द देते हैं। दर्द देने वालों को दर्द देना समझ आता है, पर खुद को दर्द देना। रणविजय नितिन की ओर मुड़ा और कहा, ये समझ में कभी नहीं आएगा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी समझ से बाहर है, तो क्यों अपनी समझ लगा रहे हो? नितिन, मान लिया मेरी समझ से बाहर है, तू भी और तुम्हारी बातें भी, तो तू ही बता दे तुझे क्या चल रहा है तेरे साथ। जो तू कहता है मैं वो कर देता हूँ, कभी वजह भी नहीं पूछता और ना पूछनी मुझे, तो जो बोलो वो तो कर सकता हूँ ना, पर नहीं देखा जा रहा मुझे तो तेरा ये रूप। रणविजय, क्या जो तुम कर रहे हो, जैसे तुम जी रहे हो, उससे तुम्हें सुकून है? उसने सवालिया नजरें से रणविजय की ओर देखते हुए कहा। ये सुनकर रणविजय एक पल तो खामोश हो गया और दूसरे ही पल रणविजय डेविल स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए, हाँ सुकून ही तो है मुझे, बहुत सुकून, और मैं ठीक हूँ, सो अपनी सवालबाजी बंद करो।
नितिन ये जवाब पाकर इरिटेट होकर बोलता है, क्या फायदा मेरा सवाल करने का, तुझे जवाब तो देना नहीं होता। रणविजय, जब पता है नहीं जवाब मिलेगा तो क्यों सवाल करते हो। नितिन, तुझसे ना कभी दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी यार। काश ये दोस्ती होती ही ना। 5 साल हो गए हमें मिले, पर लगता है ना तुम मुझे समझ सकते हो और ना तो तुम मुझे समझ में आए हो। रणविजय वहां से जाकर वापस चेयर पर बैठ गया और बोला, तो तुझे कौन सा इनविटेशन दिया था मैंने कि आकर दोस्त बन। क्या जरूरत थी बिजनेस पार्टनर से मुझे अपना दोस्त समझने की। ना मैंने आकर तुझसे दोस्ती मांगी और ना तुझसे बोला कि मिस्टर विनीत मुझसे दोस्ती करोगे। नितिन रणविजय की ओर आते तो मना कर देता, बिजनेस पार्टनर ही रहते हम सब। कह देता सिर्फ बिजनेस ही संभालता मेरा और तेरे कांड नहीं, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तुझे अपना दोस्त मान बैठा। रणविजय हंसते हुए, तो अब मुझे क्यों दोस्त दे रहे हो। खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी पर तुमने अपना पैर मारा है, सो भुगतो। दुश्मनी हो, दोस्ती हो या दुश्मनी, लोग सोचते हैं उन्हें मेरा क्या बनना है। रणविजय शेखावत सिर्फ रिटर्न देता है, साथ के बदले साथ और दर्द के बदले दर्द। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट। इस समय मैं अपनी कहानी की स्टोरी के बारे में आपको बता रही हूँ कि किस वजह से रणविजय आराध्या को इतना ज़्यादा नफरत करता है। आखिर क्या वजह है उन दोनों के इस तरह से एक दूसरे से पेश आने की, और कौन है ये अहम जिसे सोचकर आराध्या इतना ज़्यादा रो रही थी, और उसका क्या रिश्ता है रणविजय से। इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए कहानी में बने रहिए, और कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी और यूं ही बने रहिए हमारे साथ सिर्फ टिनी FM चैनल।